हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल CWC केमिस्ट्री विद कंसेप्ट। आज के वीडियो में हम चैप्टर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इस मैटर अराउंड अस प्योर के बारे में पढ़ेंगे। अपने चारों तरफ जो भी पदार्थ हम देखते हैं उनको हम अगर देखने में, सूंघने में उसमें कोई स्मेल नहीं आ रही है, देखने में कोई रंग में अंतर नहीं है तो उसको हम शुद्ध कहते हैं। अगर मैं दूध का एग्जाम्पल लेती हूँ, आप दूध को सूंघ कर देखते हैं, उसमें किसी प्रकार का स्मेल नहीं आ रही है, किसी प्रकार का अलग रंग नहीं है, वो सफ़ेद है, तो उसको आप शुद्ध कहते हैं। शुद्ध का मतलब हमारे लिए होता है किसी भी प्रकार की मिलावट का न होना, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए शुद्ध की परिभाषा अलग है। जिस पदार्थ में कोई भी दूसरे कण प्रेजेंट नहीं है, दूसरे पार्टिकल्स उपस्थित नहीं हैं, उसको वैज्ञानिक शुद्ध मानते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दूध है हमारे पास में, हमें पता है कि दूध के अंदर जल होता है, वसा फैट्स होता है और प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। जिस दूध को हम शुद्ध कह रहे हैं उसको वैज्ञानिक अशुद्ध कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 प्रकार के पार्टिकल्स कण हमें देखने को मिलते हैं। अगर इसमें सिर्फ एक ही प्रकार के कण होते, या तो वसा के या फिर जल के या प्रोटीन के, तो वैज्ञानिक दृष्टि से ये पदार्थ शुद्ध कहलाता। शुद्ध पदार्थ साइंटिस्ट के हिसाब से वो पदार्थ है जिसमें सभी कण समान केमिकल नेचर के होते हैं। पानी के कण का नेचर अलग होता है, वसा के कणों का प्रकृति अलग होती है, प्रोटीन के कणों की नेचर अलग होता है। तो मिश्रण की परिभाषा क्या है? मिश्रण हम किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक शुद्ध तत्वों के मिलने पर जो पदार्थ हमें मिलता है उसको हम मिश्रण कहते हैं। जैसे समुद्री जल है, इसमें पानी है, शुद्ध पानी और शुद्ध नमक आपस में मिलकर समुद्री जल का निर्माण करते हैं, तो समुद्री जल जो है एक मिश्रण है। और 2 तत्व जो उसमें पानी और नमक है, दोनों ही शुद्ध हैं, इसलिए हम इसको मिश्रण कहते हैं। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर, हिट्रोजीनियस मिक्सचर, जिनकी बनावट समान होती है। यहाँ डायग्राम बना हुआ है बच्चों, देखिए। एक कण जो है रेड का है तो एक कण ग्रीन का है, फिर रेड आ गया, फिर ग्रीन हो गया। पूरे इस बर्तन में कणों की व्यवस्था, कणों का अरेंजमेंट, पार्टिकल्स का जो व्यवस्था थी, अरेंजमेंट था, वो एक जैसा ही है। आप कहीं से भी कोई टुकड़ा उठा के ले लोगे, मान लीजिए मैंने ये वाला पोर्शन ले लिया, तो इसमें मेरे को 2 कण हरे वाले मिलेंगे, 2 लाल वाले मिलेंगे। यहाँ से अगर मैं उठा के लेती हूँ, यहाँ भी मुझे 2 हरे और 2 लाल मिलेंगे। इस तरह से पार्टिकल्स, कणों की व्यवस्था पूरे बर्तन में एक समान है। इस प्रकार के मिश्रण को होमोजीनियस समांगी मिश्रण कहते हैं, इसकी बनावट समान होती है। अगर ये बनावट इस तरह की होती, सारे लाल कण एक तरफ उपस्थित होते, प्रेजेंट होते, और सारे ग्रीन वाले कण जो है एक तरफ प्रेजेंट होते, तो इस प्रकार के मिक्सचर को हम बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। क्योंकि अगर मैं ऊपर से भाग लेती तो सारे लाल कण आ जाते, और नीचे वाले भाग को अगर मैं लेती तो इसमें सारे हरे कण आ जाते, लाल कण इसमें नहीं आ पाते। तो इस प्रकार का मिश्रण जिसमें अलग अलग व्यवस्था है, कणों की समान व्यवस्था नहीं है पूरे बर्तन में, उसको हम हिट्रोजीनियस विषमांगी मिश्रण कहते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल दे रखा है ये मिश्रण का। इसमें देखने पे हमें लग रहा है कि इसमें लाल रंग के भी पत्थर हैं, हरे पत्थर भी हैं, पीले भी हैं, डार्क रेड रंग के भी हैं। अगर हम इनको अलग अलग कर देंगे तो ये हमारे पास 4 शुद्ध, इनको हम शुद्ध बोलेंगे। पहला शुद्ध पदार्थ, दूसरा शुद्ध पदार्थ, तीसरा शुद्ध पदार्थ और चौथा शुद्ध पदार्थ हमें मिल जाएगा। 4 तरह के शुद्ध पदार्थ हमें मिल जाएंगे, जिनके आपस में मिलने से हमारा मिक्सचर मिश्रण बन रहा था। मिश्रण का प्रकार देखने के लिए एक एक्टिविटी हम करते हैं। मान लीजिए क्लास में 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों में से मैंने एक को 50 ml पानी और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट का चूर्ण दे दिया। दूसरे बच्चे को मैंने फिर दोबारा 50 ml पानी और 2 चम्मच कॉपर सल्फेट का चूर्ण दे दिया। तीसरे बच्चे को मैंने कॉपर सल्फेट और साधारण नमक का मिश्रण दे दिया। चौथे बच्चे को मैंने पोटेशियम परमैंगनेट और नमक का मिश्रण दे दिया, और चारों बच्चों को मैंने बोला कि अपने अपने सामान को आपस में मिला लें। तो बच्चों हमें क्या निष्कर्ष निकालेंगे? हम क्या देखेंगे कि जो पहला बच्चा था जिसको मैंने पानी और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट का चूर्ण दिया था, जब वह बच्चा पानी के अंदर कॉपर सल्फेट घोल लेगा तो कॉपर सल्फेट, क्योंकि उसका रंग नीला होता है, पूरा पानी नीला हो जाएगा। दूसरा बच्चा जिसको मैंने 50 ml पानी का गिलास और 2 चम्मच कॉपर सल्फेट का चूर्ण दिया था, वो भी जब घोलेगा पानी के अंदर कॉपर सल्फेट को तो उसका मिश्रण भी नीला हो जाएगा, लेकिन क्योंकि 2 चम्मच मिश्रण है तो वो गहरा नीला हो जाएगा। तीसरा बच्चा अपने पदार्थ को आपस में मिलाएगा तो हम देखेंगे कि वो पदार्थ जो है ठीक से मिल नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास में कॉपर सल्फेट है और दूसरा नमक है, दोनों ही सॉलिड हैं, ठोस अवस्था में है। चौथे बच्चे के पास भी पोटेशियम परमैंगनेट है और नमक है। अगर ये दोनों ठोस अवस्था में हैं तो इनको भी वो आराम से नहीं मिला पाएगा। तो जो पहले वाले बच्चे के पास में और दूसरे वाले बच्चे के पास में जो हमें
नीले रंग का विलयन प्राप्त हुआ है, सॉल्यूशन मिला है, वो हमारा समांगी मिश्रण में आता है। और तीसरे और चौथे बच्चे के पास में जिन्होंने दो ठोस पदार्थों को आपस में मिलाया था, उनके पास में जो मिश्रण मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा, वो विषमांगी मिश्रण, हिट्रोजीनियस मिश्रण का एग्जाम्पल है। तो बच्चों, हमने देखा कि दो ठोस पदार्थों को, सॉलिड सब्सटेंस को जब आपस में मिक्स करते हैं तो ठीक से मिक्स नहीं हो पाते हैं और हमें एक हिट्रोजीनियस विषमांगी मिश्रण प्राप्त होता है। एक क्रियाकलाप, एक एक्टिविटी बच्चों हम और करते हैं। हमने फिर क्लास को 4 समूह में बांट दिया, ABCD। ए समूह के बच्चे को हमने कॉपर सल्फेट दे दिया, कुछ कण दे दिए कॉपर सल्फेट के। बी समूह के बच्चे को हमने 1 चम्मच कॉपर सल्फेट दे दिया। सी समूह के बच्चे को मैंने चौक का पाउडर दे दिया या गेहूं का पाउडर दे दिया। और जो डी समूह के बच्चे थे उनको मैंने दूध या स्याही जो होती है पैन में डालते हैं वो दे दी। और इन सब बच्चों को मैंने, चारों समूह के बच्चों को मैंने 100 ml पानी का ग्लास दे दिया। इन बच्चों से मैंने कहा कि अपने अपने पदार्थ को पानी में मिला दो। जब पहले समूह के बच्चे ने अपने कण जो है कॉपर सल्फेट के पानी में मिलाए तो हमें हल्का नीला पदार्थ प्राप्त हुआ जिसे विलयन कहते हैं। दूसरे समूह के बच्चे ने जब 1 चम्मच कॉपर सल्फेट को अपने ग्लास में मिलाया तो थोड़ा गहरा विलयन हमें प्राप्त हुआ, सॉल्यूशन प्राप्त हुआ हमें। तीसरे समूह के बच्चे ने जब चौक का चूर्ण या गेहूं के आटे को जब अपने पानी में घोला और उसको अच्छी तरह से मिलाया तो कुछ देर बाद वो देखेगा कि उसका जो आटा है वो नीचे बैठ जाएगा या चौक का चूर्ण जो है वो नीचे बैठ जाएगा और ऊपर का पानी थोड़ा धुंधला हो जाएगा। चौथा समूह का बच्चा था जिसने दूध या स्याही को अपने पानी में मिलाया, उसका पानी जो है गाढ़ा हो जाएगा थोड़ा, न वो दूध रहेगा न वो पानी रहेगा, उसके बीच की स्थिति आ जाएगी। देखने में हमें वो बिल्कुल दूध की तरह लगेगा लेकिन दूध से थोड़ा पतला होगा। अगर हमने स्याही घोली है तो स्याही से थोड़ा पतला होगा और उसके आर पार भी हम नहीं देख पाएंगे। पहले समूह के बच्चे ने जो पानी मिलाया था वो थोड़ा हल्के नीले रंग का था। दूसरे समूह के बच्चे ने जो विलयन बनाया था थोड़े गहरे नीले रंग का था। तीसरे समूह के बच्चे के विलयन में हम 2 प्रकार देखेंगे, ऊपर का थोड़ा धुंधला होता है और नीचे जो है हमारा आटा या चौक का पाउडर बैठ जाएगा। और चौथा समूह जो है बिल्कुल दूध की तरह या शाही की तरह हमें विलयन प्राप्त होगा। इसके बाद बच्चों हम क्या करते हैं, एक टॉर्च लेते हैं और उस टॉर्च के प्रकाश को तीनों बीकर पे अलग अलग डालते हैं। 3 बीकर कौन कौन से, एक तो कॉपर सल्फेट और पानी वाला, दूसरा हमारा हो गया गेहूं के आटे और पानी वाला, और तीसरा हमारा हो गया दूध और पानी वाला। तो हमें प्रकाश की किरण का पाथ दिखाई देता है, प्रकाश की किरण का रास्ता हमें उसमें दिखाई देगा। इसको हम टिंडल प्रभाव कहते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ डिटेल में आपको नहीं बताऊंगी। जो प्रकाश का हमें पथ दिखाई दे रहा है, प्रकाश की किरण का मार्ग हमें इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि कणों की जो साइज है, आकार है, तीनों में ही अलग अलग है। पहला पदार्थ जो हमें पानी और कॉपर सल्फेट घोलने से मिला है उसको हम विलयन कहते हैं। दूसरे वाले पदार्थ जिसमें चौक का चूर्ण या गेहूं का पाउडर जो था पानी में तैर रहा था और नीचे बैठ गया था उसको हम निलंबन कहते हैं। उसका आकार जो है कणों का बहुत बड़ा होता है। और तीसरा वाला जो था जिसमें पानी और दूध था, उस तरह के विलयन को हम कहते हैं कोलाइड। इन तीनों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। बच्चों, ये एक्टिविटी जो है आपकी बुक में दी हुई है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ही बताई है। अब है हमारा विलयन क्या होता है। हमें जो मिला था विलयन, वो हमने देखा था कि उसमें जो कण हैं वो बहुत छोटे होते हैं। और पानी में जब हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया था, विलयन बनाया था पानी के अंदर कॉपर सल्फेट को घोलकर, विलयन जो होता है ये 2 या 2 से अधिक पदार्थों का मिश्रण होता है। समांगी पदार्थ होते हैं। समांगी अभी मैंने आपको बताया था, होमोजीनियस, जिसमें कणों की व्यवस्था जो है पूरे बर्तन में एक समान होती है, उसको हम समांगी कहते हैं। जैसे पानी में नमक घोलना, पानी में चीनी घोलना, या फिर हवा के अंदर अलग अलग गैस का उपस्थित होना, नींबू का पानी, सोडा वाटर, ये सारे जो है हमारे विलयन के एग्जाम्पल हैं। क्योंकि नींबू के पानी अगर पूरे ग्लास में भरा हुआ है तो चाहे आप पानी को ऊपर से पियो चाहे नीचे से पियो, उसमें समान जो है खट्टापन हमें दिखाई देता है। ऐसा नहीं होता है कि ऊपर वाला पानी ज्यादा खट्टा है और नीचे वाला पानी जो कम खट्टा है। विलयन जो हमें द्रव के रूप में भी देखने को मिलते हैं, ठोस रूप में भी देखने को मिलते हैं और गैसीय रूप में भी देखने को मिलते हैं। मैंने आपको द्रव वाले विलयन का एग्जाम्पल यहाँ बताया हुआ है। ये द्रव वाले विलयन का एग्जाम्पल है जिसमें पानी और चीनी घुली हुई है। ये हमारे गैसीय विलयन का एग्जाम्पल है जिसमें गैस के अंदर अलग अलग गैस उपस्थित हैं। और तीसरा वाला जो हमारा होता है ठोस विलयन होता है। ठोस विलयन जो होता है धातु के मिश्रण जो इसके एग्जाम्पल होते हैं, जिसमें 2 धातु जो है हम आपस में मिलाकर एक मिश्र धातु बनाते हैं जिसको हम अलॉय कहते हैं, अलॉय या मिश्र धातु।
अब विलयन जो होता है इसमें दो घटक, दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट को हम सॉल्वेंट कहते हैं और दूसरे पार्ट को हम सॉल्यूट कहते हैं। जैसे नमक और चीनी था, जो पदार्थ ज्यादा मात्रा में होता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं और जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। सॉल्वेंट को हिंदी में विलायक और सॉल्यूट को हिंदी में विलय। कम मात्रा वाला जो होता है सॉल्यूट, ज्यादा मात्रा वाला होता है सॉल्वेंट। तो बच्चों ये बताओ कि वाटर और शुगर में सॉल्यूट कौन सा होगा, सॉल्वेंट कौन सा होगा। नमक और चीनी का हमने घोल बनाया है, चीनी की मात्रा कम है इसलिए चीनी जो हमारी हो जाएगी सॉल्यूट, और पानी के अमाउंट जो है ज्यादा है इसलिए वो हमारा हो जाएगा सॉल्वेंट। तो इस बात को बच्चे ध्यान रखेंगे कि सॉल्यूशन जो होता है उसमें दो पार्ट्स होते हैं। जो ज्यादा अमाउंट में होता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, जो कम अमाउंट में होता है उसको हम सॉल्यूट कहते हैं, और दोनों के मिलने पे जो है हमारा सॉल्यूशन बनता है, इसको हम विलयन कहते हैं। इस तरह से होते हैं। ये ब्लू वाला जो दिखा रखा है ज्यादा अमाउंट में है हमारा, ये हमारा हो गया विलायक, और जो पीले पीले जो अणु दिखा रखे हैं जो कम मात्रा में है, 8-10 ही यहाँ पे तैर रहे हैं, वो हमारा हो गया विलय। जो विलयन होते हैं उसके गुण क्या होते हैं, ये समांगी मिश्रण होता है। जो कण होते हैं विलय के, ये पूरे पदार्थ में एक समान फैले रहते हैं। कणों की जो साइज होती है वो 1 nm 10⁻⁹ मीटर जो है इसके बराबर होती है। इसको हम आंख से नहीं देख सकते हैं। पानी और चीनी के घोल या पानी नमक के घोल में आप नमक और चीनी के कण को आंख से नहीं देख सकते हैं। चीनी मिलाने के बाद भी पानी वैसा ही रहेगा जैसे चीनी मिलाने से पहले था। प्रकाश की किरणें जो होती हैं, क्योंकि कणों की साइज छोटी है, पार्टिकल्स बहुत छोटी साइज के होते हैं, तो वो पार्टिकल्स जो हैं लाइट की रेस को रोक नहीं पाते हैं, उनको फैला नहीं पाते हैं, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमें यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। विलय के कणों को हम विलयन से अलग नहीं कर सकते हैं, साइज बहुत छोटी है, तो ऐसी कोई तकनीक नहीं है जिससे हम नमक को पानी में घोलने के बाद में नमक के कणों को दोबारा हम प्राप्त कर सकें। कुछ विधियां हैं जिसमें हम पानी को उड़ाकर या सुखाकर नमक को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसे जो है पानी अलग और नमक के कण अलग हम नहीं कर सकते हैं। नमक के कण हमें तभी प्राप्त होंगे जब पानी पूरा सूख जाएगा। विलयन जो है उसके अंदर हमने देखा था विलायक और विलय उपस्थित थे। ज्यादा मात्रा वाले को हम विलायक कह रहे थे, कम मात्रा वाले को हम विलय कह रहे थे। बच्चों इसको ध्यान से देखेंगे। विलयन की सांद्रता क्या होती है, हम किसको बोलेंगे, सांद्रता का मतलब क्या होता है। मान लीजिए मैंने पानी लिया और साथ में मैंने नमक लिया। पानी जो है हमारा विलायक है क्योंकि इसकी मात्रा ज्यादा है, जिसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, और नमक जो है हमारा विलय है जिसकी मात्रा कम है, इसको हम सॉल्यूट कहते हैं। अगर मैं नमक की मात्रा को बढ़ाती रहती हूँ, पहले 1 चम्मच था, फिर 2 चम्मच था, फिर और डाला मैंने, और डाला, कुछ समय बाद ऐसा समय आएगा कि पानी के अंदर और नमक नहीं घुलेगा। तो इस प्रकार के विलयन को हम कहते हैं सांद्र विलयन, जिसमें विलय की मात्रा सॉल्यूट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है विलायक या सॉल्वेंट की मात्रा के कंपैरिजन में। तो उस विलयन को हम, उस सॉल्यूशन को हम सांद्र या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर मैं नमक की मात्रा को 1 चम्मच ही रखूं और पानी की मात्रा बढ़ाती जाऊं, तो इस प्रकार का सॉल्यूशन जो है डिल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा, तनु सॉल्यूशन कहलाएगा। तनु सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होता है जिसमें विलायक की मात्रा ज्यादा होती है, और सांद्र सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होता है जिसमें विलय की मात्रा जो होती है विलायक की तुलना में ज्यादा होती है। बच्चों, तनु और सांद्र, डिल्यूट और कंसंट्रेटेड को हम और अच्छी तरीके से कॉपर सल्फेट और पानी के सॉल्यूशन से समझ सकते हैं। हमने 2 ग्लास लिए, आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा। दोनों ग्लास में पानी जो हम सेम लेंगे। पहले वाले ग्लास में हमने क्या किया, 2 चम्मच कॉपर सल्फेट डाल दिया, और दूसरे ग्लास में हमने 1 ही चम्मच कॉपर सल्फेट डाला है। कॉपर सल्फेट जो कि हमारा सॉल्यूट था, जिसको हम विलय कहते हैं, उसकी मात्रा जो है, उसकी अमाउंट जो है फर्स्ट वाले ग्लास में ज़्यादा है। तो पहला वाला ग्लास जो है जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा है वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा। दूसरे वाले ग्लास में जिसमें पानी था और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट था, उसमें हम पानी और मिला देंगे, सॉल्वेंट की अमाउंट ज़्यादा बढ़ा देंगे, तो हम देखेंगे कि कलर जो है वो लाइट हो जाएगा। पहले वाले ग्लास में कलर डार्क है, दूसरे वाले ग्लास में कलर लाइट है, क्योंकि जो सॉल्यूट है वो पहले वाले में ज़्यादा है और सॉल्वेंट जो है उसकी अमाउंट दूसरे वाले में ज़्यादा है। इस तरह से बच्चों हम देखेंगे कि कॉपर सल्फेट जो कि हमारा सॉल्यूट था उसकी अमाउंट अगर हम बढ़ाएंगे तो हमें कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मिलेगा, सांद्र सॉल्यूशन मिलेगा, और सॉल्वेंट जो पानी था उसकी अमाउंट अगर हम बढ़ाएंगे तो हमें तनु या डाइल्यूट सॉल्यूशन मिलेगा। बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। संतृप्त विलयन, जिसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी कहते हैं,
अभी मैंने आपको बताया है कि जब पानी में मैं नमक मिलाती हूँ 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, एक स्थिति ऐसी आती है जब उस पानी में और नमक नहीं घुलता है। वह स्थिति, वह कंडीशन जिसमें पानी में हम और नमक नहीं घोल सकते हैं, उसको हम संतृप्त स्थिति या संतृप्त कंडीशन कहते हैं, और उस तरह के विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। असंतृप्त सॉल्यूशन, असंतृप्त विलयन, पानी में 1 चम्मच नमक है, ये पानी है हमारा, और इसमें सिर्फ अगर 1 चम्मच नमक है तो इस तरह का सॉल्यूशन जो है असंतृप्त अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा, क्योंकि इसमें भी और गुंजाइश है नमक के घुलने की। तो सांद्रता हमारी क्या होगी? विलायक की मात्रा में, विलायक मतलब पानी जो हमने लिया है ऊपर वाले एग्जाम्पल में, घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा, कितना विलय, कितना नमक इसमें घुला हुआ है, उसको हम सांद्रता कहते हैं। नमक अगर कम घुला हुआ है तो तनु हो जाएगा, नमक अगर ज्यादा है, विलय की मात्रा ज्यादा है, तो वो हमारा सांद्र हो जाएगा। सांद्रता जो है उसको निकालने की 3 अलग अलग विधियां हैं। विधियां बताने से पहले बच्चों, मैं आपको एक चीज और बताना चाह रही हूँ कि अगर तापमान बढ़ा देते हैं, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है सॉल्यूशन पे, वो देखिए। टेम्परेचर का सॉल्यूशन जो है हमने बनाया था नमक और पानी का, उस पर टेम्परेचर बढ़ाने का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो हम देखेंगे कि जब 1 गिलास पानी में 2 चम्मच नमक घुला हुआ था और तीसरी चम्मच नमक इसमें नहीं घुल रहा था, बच्चों ध्यान से सुनेंगे इसको। हमारे पास 1 गिलास पानी था, उसमें हमने 2 कटोरी, मान लीजिए, चम्मच मत मानिए, 2 कटोरी मान लीजिए, 1 गिलास पानी में हमने 2 कटोरी जो है नमक घोला हुआ था। इसमें जो है तीसरी कटोरी नमक नहीं घुल रहा था, लेकिन मैं अगर इस पानी को गर्म कर देती हूँ तो हम देखेंगे कि कुछ नमक इसमें और घुल सकता है। तो तापमान बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, विलय पदार्थ की मात्रा जो है उसमें और घुल सकती है। सॉल्यूट जो है, उसके अमाउंट जो है उस सॉल्वेंट में घुलना थोड़ा बढ़ जाती है, और टेम्परेचर कम करने पर ये घट जाती है। तो अलग अलग जो टेम्परेचर होता है उस पर अलग अलग जो विलयन होते हैं, अलग अलग सॉल्यूशन जो होते हैं, उनकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। 10 डिग्री है टेम्परेचर, तो हो सकता है 10 डिग्री सेल्सियस पे 1 गिलास पानी में 1 चम्मच घुले। इसको मैं बढ़ा के 15 डिग्री सेल्सियस कर दूं तापमान, तो 1 गिलास पानी में हो सकता है 1.5 चम्मच नमक घुल जाए। और टेम्परेचर बढ़ाऊं तो हो सकता है कि चम्मच जो नमक हम घोल रहे हैं उसकी मात्रा बढ़ते जाए। तो तापमान बढ़ाने से विलय की मात्रा जो है, विलायक में उसके घुलने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। अब बच्चों देखिए कि किस प्रकार से हम विलयन की सांद्रता को नापते हैं, कौन कौन सी अलग अलग विधियां हैं। 3 विधियां यहाँ दी हुई हैं। पहली विधि जो है वेट परसेंट, द्रव्यमान विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, ये हमारी पहली विधि है। इसका हिंदी में नाम हो जाएगा, यहाँ वेट परसेंट लिखा हुआ है इंग्लिश में, हिंदी में नाम हो जाएगा द्रव्यमान विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत। ऊपर जो है हम सॉल्यूट का वेट लिखेंगे, नीचे हम सॉल्यूशन का वेट लिखेंगे। हिंदी में ऊपर जो है हम विलय का द्रव्यमान लिखेंगे और नीचे जो है हम विलयन का द्रव्यमान लिखेंगे। क्योंकि ये परसेंट है इसलिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर परसेंट में निकल आएगा। कुछ न्यूमेरिकल्स बच्चों हम एक वीडियो में करेंगे इसके। अगला है वॉल्यूम परसेंट, जिसको हम विलयन के आयतन प्रतिशत कहते हैं, क्योंकि ऊपर भी आयतन है और नीचे भी आयतन है, दोनों जगह वॉल्यूम है। यहाँ ऊपर भी द्रव्यमान था, वेट था, नीचे भी वेट था। ऊपर जो है सॉल्यूट का आयतन है, सॉल्यूट का वॉल्यूम है, नीचे जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये वॉल्यूम परसेंट निकाला हुआ है। तो बच्चों जो इसका नाम है उसके हिसाब से इसका फॉर्मूला बना हुआ है। वॉल्यूम है तो ऊपर वी है, नीचे भी वी है। ऊपर सॉल्यूट का, विलय का वी है और नीचे विलयन का वी है। वेट परसेंट है तो ऊपर भी वेट है, नीचे भी वेट है, द्रव्यमान बोलते हैं वेट को। और दूसरा है वेट वॉल्यूम परसेंट, ऊपर हमारा वेट है द्रव्यमान, नीचे हमारा आयतन वॉल्यूम है। ऊपर हमेशा सॉल्यूट आएगा विलय और नीचे हमेशा सॉल्यूशन आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है वॉल्यूम होती है हमेशा लीटर में नापी जाती है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 क्योंकि हमें परसेंट निकालना है। न्यूमेरिकल्स जो आते हैं इस चैप्टर से बच्चों, इन तीनों ही फॉर्मूले के ऊपर आते हैं। हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे आगे आने वाले वीडियोज में। नेक्स्ट जो है हमारा निलंबन क्या है। आपने बच्चों एक एक्टिविटी देखी थी, उस एक्टिविटी में मैंने आपको बताया था कि एक बच्चे को मैंने पानी और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन दिया था, दूसरे बच्चे को मैंने पानी और चौक का पाउडर या गेहूं का चूर्ण दिया था, और तीसरे बच्चे को मैंने पानी और दूध दिया था। जो दूसरा बच्चा था जिसको मैंने चौक और पानी दिया था,
जब उसने अपने चौक को पानी में घोला था तो उसने देखा कुछ समय बाद उसका चौक जो है नीचे बैठ गया था और कुछ पार्टिकल जो है, कण जो है, पानी में तैर रहे थे। इस तरह के व्यवस्था को, इस तरह के मिश्रण को निलंबन कहते हैं। ये देखिए, इसमें कण है, ये पानी में हमेशा तैरते रहते हैं और जो भारी कण होते हैं वो नीचे आके बैठ जाते हैं, जमीन पे इस तरह से बैठ जाते हैं भारी कण, और जो हल्के कण होते हैं वो पानी में तैरते रहते हैं। मिट्टी को आप पानी में घोल के देख लीजिए, कुछ समय बाद जो है ये पानी जो है धुंधला हो जाता है और जो मोटे कण होते हैं मिट्टी के वो नीचे बैठ जाते हैं। तो इस तरह का मिश्रण जिसमें कण तैरते रहते हैं और कुछ समय बाद में नीचे बैठ जाते हैं, जो अस्थायी होता है, ये अनस्टेबल होता है क्योंकि कुछ देर के लिए ही पार्टिकल्स तैरते हैं, उसके बाद नीचे बैठ जाते हैं। इन पार्टिकल्स को हम आंखों से देख सकते हैं क्योंकि इनकी साइज बड़ी होती है। इसको हम निलंबन या सस्पेंशन कहते हैं। एग्जाम्पल इसके दे रखे हैं, पानी के अंदर मिट्टी या पानी के अंदर चौक का पाउडर, ये दोनों ही इसके एग्जाम्पल हैं। इसके गुण क्या होते हैं वो देखिए। विषमांगी मिश्रण है क्योंकि जब थोड़ी देर बाद हम ऊपर का हिस्से का पानी लेंगे तो यहाँ हमें छोटे कण दिखाई देंगे, जबकि नीचे वाले हिस्से वाले पानी में हमें बड़े कण दिखाई देंगे। तो इस प्रकार का मिश्रण जो समान नहीं होता है पूरे बर्तन में, उसे हम विषमांगी कहते हैं। क्योंकि कणों की साइज बड़ी है, इनको हम आंखों से देख सकते हैं। जो कण बड़े होते हैं वह प्रकाश की किरण को, कण की साइज बड़ी है, जैसे ही प्रकाश की किरण इसके आके टकराएगी तो ये किरण को जो है फैला देते हैं, जिसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। अलग से आपका एक टॉपिक है। टिंडल प्रभाव वे ही कण दिखाएंगे जिनकी साइज बड़ी होगी। विलियन के जो कण थे, हमारे सॉल्यूशन के कण थे, उनकी साइज बहुत छोटी थी, इसलिए वो टिंडल प्रभाव नहीं दिखा पा रहे थे, प्रकाश के कणों को वो नहीं फैला पा रहे थे। तो यहाँ पे हमें टिंडल प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा था, किसमें? विलियन में, सॉल्यूशन में। निलंबन में, सस्पेंशन में हमें टिंडल प्रभाव जो है वो देखने को मिलेगा क्योंकि पार्टिकल्स की साइज थोड़ी बड़ी होती है। कुछ देर इसको हम शांत रखेंगे, इसको हम टच नहीं करेंगे इस बर्तन को, तो हम देखेंगे जो पार्टिकल हैं वो जमीन पे बैठ जाते हैं, अपने आप सेटल डाउन हो जाते हैं। और इस पार्टिकल्स को जो जमीन पे बैठ गए हैं, इनको हम छान कर फिल्टर पेपर से अलग भी कर सकते हैं। तो निलंबन के पार्टिकल्स जो होते हैं, सस्पेंशन के पार्टिकल्स, उनको फिल्ट्रेशन मेथड से अलग किया जा सकता है। बड़ी होने के कारण इनको आंखों से भी देखा जा सकता है। अगला जो है हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है। ये कोलाइडल सॉल्यूशन जो है विलियन हमें तीसरे बच्चे के पास में देखने को मिला था जिसने पानी के अंदर दूध मिलाया था। दूध के कण जो थे उस पानी में पूरी तरह से फैल गए थे, समान रूप से फैल गए थे और पूरा पानी जो हमें दूध की तरह दिखाई दे रहा था। इस प्रकार के विलियन को हम कोलाइडी विलियन कहते हैं, जिसमें कण जो है बहुत छोटे होते हैं। इनके कणों की साइज जो होती है वो विलियन से बड़ी होती है, लेकिन हमारे निलंबन से छोटी होती है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इस पे? विलियन से बड़ी है, इसका मतलब ये टिंडल प्रभाव दिखाएंगे। जो साइज बड़ी होती है, जिन कणों की साइज विलियन से बड़ी होती है, वो टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। निलंबन से छोटी है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि साइज इसकी निलंबन से छोटी है तो ये नीचे नहीं बैठेंगे, हमेशा तैरते ही रहेंगे और हमेशा हमें पानी और दूध का मिश्रण वैसा ही मिक्सचर दिखाई देगा, चाहे आप उसको 7 घंटे रखें या 10 घंटे रखें। लेकिन अगर बाहर गर्मियों में रखेंगे तो फट जाएगा, फटने पे वो नीचे बैठ जाता है। जैसे ही दूध फटता है तो छोटे कण जो है आपस में मिलकर बड़ा कण बना लेते हैं और बड़े कण बनते ही वो नीचे बैठ जाता है। फ्रिज में अगर हम पानी और दूध के मिश्रण को रखेंगे तो वो कभी नहीं फटेगा, हमेशा दूध के कण पानी में तैरते हुए ही दिखाई देंगे। अब बच्चों, बार बार मैं एक शब्द बोल रही हूँ, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव ये होता क्या है वो देखिए। टिंडल नाम के वैज्ञानिक ने बताया था कि विलियन जिसमें कणों की साइज जो है इतनी हो 1 nm से बड़ी, मैंने 1 nm आपको बताया, 10⁹ मीटर होता है। अगर कणों की साइज जो है 10⁻⁹ बड़ी है तो ऐसे कण जो होते हैं प्रकाश की किरण को, ये देखिए टॉर्च जो है यहाँ पे दिखा रखी है, ये एक तरह से प्रकाश का स्रोत है, सोर्स ऑफ लाइट है। जैसे ही हमने इसको, पहला कंटेनर जो है, पहला बर्तन में हमने विलियन रखा हुआ है, विलियन के कण जो है बहुत छोटे होते हैं। कितने छोटे? 1 nm जो होता है उससे छोटे। उसके बाद हमारा आता है कोलाइड। कोलाइड का बर्तन रखा है। कोलाइड के कण जो होते हैं वो विलियन के कण से बड़े होते हैं थोड़े, इसको मिल सकते हैं थोड़े बड़े। और सस्पेंशन, निलंबन जो है, इसके कण होते हैं बहुत बड़े। तो ये दो बर्तन जो है हमारे, सेकंड वाला और थर्ड वाला, जिसमें कोलाइड और निलंबन रखा हुआ है, क्योंकि इनके कणों का आकार बड़ा है। जैसे ही टॉर्च की लाइट इन बर्तनों पे पड़ेगी तो ये कण जो है टॉर्च की लाइट को फैला देंगे, उसका प्रकीर्णन कर देंगे, उसके पथ को दिखाई देगा हमें।
उसके पथ को विजिबल कर देंगे। टॉर्च की 10 लाइट to है the उसके power पथ को minus विजिबल 9 कर देते हैं। सेंटीमीटर। हम सॉल्यूशन में देखेंगे कि यहाँ पे जो है टॉर्च की लाइट हमें नहीं दिखाई देगी, क्योंकि विलियन के कण जो है बहुत छोटे होते हैं। छोटे होने के कारण जो ये टॉर्च की लाइट को फैला नहीं पाते हैं, स्कैटर नहीं कर पाते हैं, और इस लाइट का रास्ता जो है, मार्ग, पाथ जो हमें नहीं दिखाई देता है। तो टिंडल प्रभाव अगर एग्जाम में आता है आपको क्या होता है, तो आप लिखेंगे प्रकाश की किरण का फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है। कौन फैलाएगा इसको? कण, जिनकी साइज जो होती है ग्रेटर देन 1 nm होती है। प्रकाश की किरण का उन कणों के द्वारा फैलना जिनका आकार 1 nm 10 to the power minus 9 सेंटीमीटर से बड़ा होता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। जब हम विलयन की बात कर रहे थे तो मैंने आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो शब्द बताए थे, आपको याद आ गया होगा। याद आ गया ना बच्चों आपको? जब मैंने आपको सॉल्यूशन के बारे में बताया था, वहां मैंने सॉल्यूट वर्ड काम में लिया था और सॉल्वेंट वर्ड काम में लिया था। जो कम मात्रा में होता है उसे हम सॉल्यूट कहते हैं, और जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं या विलायक कहते हैं। लेकिन जब हम कोलाइड की बात करेंगे तो सॉल्यूट की जगह हम वर्ड जो काम में लेंगे उसको हम बोलेंगे डिस्पर्स फेस, प्रक्षिप्त प्रावस्था। जो कम मात्रा में है और सॉल्यूट की तरह काम करता है, घुलने का काम करता है, उसको हम बोलते हैं प्रक्षिप्त प्रावस्था या डिस्पर्स फेस। जो अधिक मात्रा में है और सॉल्वेंट की तरह काम करता है उसको हम बोलते हैं डिस्पर्सिंग मीडियम, परिक्षेपण माध्यम। माध्यम जो है ज़्यादा मात्रा में होगा और किसी पदार्थ को घोलेगा। परिक्षिप्त प्रावस्था जो है कम मात्रा में होगी और परिक्षेपण माध्यम में घुलेगी। तो डिस्पर्स फेस जो होता है वो डिस्पर्स मीडियम के अंदर घुल जाता है। अलग अलग एग्जाम्पल्स आपके दिए हुए हैं, सबके नाम अलग अलग हैं। अगर उसमें मीडियम कुछ और है, फेस कुछ और है, तो सबके अलग अलग नाम का एक चार्ट आपकी बुक में दिया हुआ जो हम आगे पढ़ेंगे, आगे की स्लाइड्स में हम वो देखेंगे। यहाँ सिर्फ आपको इतना देखना है कि सॉल्यूट, यहाँ सिर्फ आपको इतना देखना है कि जो सॉल्यूट है हमारा सॉल्यूशन में, विलियन में, उसे हम डिस्पर्स फेस या प्रक्षिप्त प्रावस्था बोलेंगे कोलाइड के कॉन्टेक्स्ट में। और जो सॉल्वेंट था हमारा सॉल्यूशन में, जिसे हम विलायक बोल रहे थे, उसे यहाँ डिस्पर्सिंग मीडियम बोलेंगे क्योंकि इसकी अमाउंट ज़्यादा होगी, या फिर परिक्षेपण माध्यम। इस ऊपर वाले चार्ट में जो है पार्टिकल की साइज दी हुई है। जो हमारा विलियन है उसको ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। नमक और पानी ये स्टेबल होता है। नमक और पानी को जब हम घोल देते हैं तो नमक कभी नीचे नहीं बैठता है, हमेशा एक जैसा ही रहता है, उसको हम स्थायी या स्टेबल कहते हैं। दूसरा हमारा है निलंबन, सस्पेंशन। इसमें जो दो पार्टिकल्स को हम आपस में घोलते हैं, मिट्टी और पानी, मिट्टी कुछ समय बाद नीचे बैठ जाती है, इसलिए अस्थायी या अनस्टेबल होता है। तीसरा जो है हमारा कोलाइड। कोलाइड का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बच्चों गम है, जिससे आप अपनी कॉपी को या फटे हुए रजिस्टर को चिपकाते हैं। ये भी स्थायी होता है, इसमें भी पार्टिकल्स जो है नीचे नहीं बैठते हैं, इसलिए स्टेबल होता है। जिस तरह से हमें मिलेगा वैसा ही हमें हमेशा देखने को मिलेगा। पार्टिकल्स, कणों की साइज जो है इसका 1 nm से कम होती है, इसकी 1000 nm से ज़्यादा होती है, और इसकी जो है 10 to the power -7 सेंटीमीटर से लेकर 10 to the power -4 सेंटीमीटर के बीच में होती है। कोलाइड जो है इसके कणों की संख्या जो है विलियन और निलंबन के बीच की होती है। लाइट को स्कैटर, प्रकीर्णित करते हैं कि नहीं करते हैं? विलियन जो है छोटे कण होते हैं तो नहीं करेगा। सस्पेंशन और कोलाइड के कण बड़े होते हैं तो ये टिंडल प्रभाव दिखाएगा। प्रकीर्णन, लाइट का होना ही टिंडल प्रभाव कहलाता है। दोनों ये टिंडल प्रभाव हमें दिखाएंगे। दूसरा ये कह रहा है कि इनको छानने से हम अलग कर सकते हैं क्या? विलियन के कणों को हम अलग नहीं कर सकते। कोलाइड जो है, गोंद को आप छान के देख लीजिए, कभी भी गोंद के पार्टिकल्स को आप अलग नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो मिट्टी और पानी है उसको हम अलग कर सकते हैं। तो निलंबन के पार्टिकल्स को हम अलग आराम से कर सकते हैं। ये देखिए बच्चों, डिफरेंस दिया हुआ है विलियन में, कोलाइडी सॉल्यूशन में और निलंबन में। जो कोलाइडी विलियन होता है, यहाँ एक चीज देखने वाली ये है कि इसमें पार्टिकल्स जो कण होते हैं, हमें लगता है कि पूरे जो है माध्यम में, यहाँ हमने वर्ड काम में लेना है परिक्षिप्त अवस्था या प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्स मीडियम। जो प्रावस्था होती है वो माध्यम में एक प्रकार से फैली हुई होती है, ऐसा हमें देखने को मिलता है, तो इसको हम समांगी मिश्रण भी कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। कुछ विधियां हैं जिसके द्वारा हम पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं, इसलिए ये विषमांगी नेचर का होता है। पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठते हैं, चाहे उसको कितनी भी देर बिना हिलाए डुलाए छोड़ दो, और ये टिंडल प्रभाव दिखाता है। अगर आपको डिफरेंस आता है तो आप तीनों में डिफरेंस लिख सकते हैं। विलियन की बात हमने की थी, ये एक समांगी मिश्रण है, नमक और पानी।
जब भी विलयन की बात आए आप नमक और पानी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। पार्टिकल्स की साइज दी हुई है, जब इसको एक जगह छोड़ देते हैं तब पार्टिकल्स जो है कण नीचे नहीं बैठते हैं। तीसरा वाला हमारा निलंबन है। ये विषमांगी मिश्रण है क्योंकि ऊपर का पानी मिट्टी मिलाने के बाद थोड़ा हल्का होता है, नीचे जो है पानी में मिट्टी के कण बहुत सारे हमें दिखाई देते हैं। कुछ समय बाद में पार्टिकल्स जो है वो बैठ जाते हैं कण नीचे, अगर उसको हम ग्लास को बार बार नहीं हिलाते हैं। तो हम देखते हैं कि निलंबन जो होता है इसमें पार्टिकल्स की साइज बहुत बड़ी बड़ी होती है। कोलाइड जो होते हैं इसमें पार्टिकल की साइज निलंबन से छोटी होती है लेकिन विलयन से बड़ी होती है, और विलयन के पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं। तीनों की पार्टिकल साइज हमें अलग अलग, तीनों की पार्टिकल साइज जो हमें अलग अलग देखने को यहाँ मिल रही है। कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनके बिहाफ पे भी विलयन, कोलाइडी सॉल्यूशन और सस्पेंशन निलंबन में डिफरेंस किया गया है। पार्टिकल साइज बताई गई है पहले, फिर ये स्थायी है कि अस्थायी है वो बताया गया है। टिंडल प्रभाव दिखाता है कि नहीं दिखाता वो बताया गया है। विधियों से इनको अलग किया जा सकता है, कणों को अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते वो दिखाया गया है। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, जो हमारा विलयन बनता है वो पारदर्शी, नमक और पानी के घोल से हम आर पार देख सकते हैं। कोलाइडी विलयन का एग्जाम्पल मैंने आपको गोंद बताया था, गोंद में से हम आर पार नहीं देख सकते हैं। सस्पेंशन का एग्जाम्पल जो है मिट्टी और पानी का मिश्रण होता है। या तो ये धुंधला होता है, नहीं दिखाई देता है, या फिर बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है। बिल्कुल भी नहीं दिखाई देने को हम ओपेक बोलते हैं, जैसे लकड़ी का टुकड़ा जिसमें से हम आर पार बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। और ट्रांसलूसेंट हमें बोलते हैं धुंधला, जिसमें से कुछ कुछ लगता है कि उस तरफ है लेकिन क्या है वो हम नहीं पहचान पाते हैं। ये देखिए बच्चों, कुछ पार्टिकल्स और उनकी डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम के बिहाफ पे उनके अलग अलग टाइप्स बताए गए हैं। डिस्पर्सिंग मीडियम को हम प्रक्षेपण माध्यम कहते हैं। डिस्पर्स फेस को हम प्रक्षेपण प्रावस्था कहते हैं। पहला एग्जाम्पल जो है उसको एरोसोल बोला है, नाम दिया है इन्होंने, जिसमें डिस्पर्सिंग मीडियम, मीडियम जो है अधिक मात्रा में होगा, फेस जो है कम मात्रा में होगा। लिक्विड को जब हम गैस में मिलाते हैं एरोसोल मिलता है, जिसका फॉग एक एग्जाम्पल है। फॉग माने कोहरा या फिर बादल। तो बादल के बारे में अगर पूछते हैं तो ये गैस के अंदर लिक्विड है। बादल आसमान में तैरते रहते हैं क्योंकि ये एक प्रकार की गैस है जिसके अंदर पानी के कण उपस्थित होते हैं। गैस के अमाउंट ज़्यादा है और पानी के कण कम है, इसलिए गैस इसमें मीडियम है, माध्यम है, और पानी के कण जो है प्रावस्था है। दूसरा भी हमारा एरोसोल है, एग्जाम्पल दे रखा है। इसमें हमारा माध्यम तो गैस है, अधिक मात्रा में जो उपस्थित है वो गैस है, लेकिन कौन उपस्थित है उसके अंदर? सॉलिड, धुआं। स्मोक माने धुआं, जिसमें हवा के अंदर हानिकारक पदार्थों के, प्रदूषकों के, पॉल्यूटेंट्स के पार्टिकल्स तैरते रहते हैं। हवा ज़्यादा होती है, पॉल्यूटेंट्स जो है कम होते हैं, इसलिए ये सॉलिड गैस में, ऐसे हम कहते हैं गैस के अंदर सॉलिड। फोम, जिससे आपके पापा या भाई दाढ़ी बनाने के काम में लेते हैं, शेविंग क्रीम में जो आता है उसमें अधिक मात्रा में जो क्या होता है? लिक्विड होता है, और उसके अंदर गैस होते हैं इसलिए वो हल्का होता है, उसमें आपको बबल्स दिखाई देते हैं। दूसरा है लिक्विड के अंदर लिक्विड, इसमें मीडियम भी लिक्विड है, माध्यम भी लिक्विड है और प्रावस्था भी लिक्विड है। जैसे दूध, दूध के अंदर जो है घी होता है, घी भी लिक्विड है, और दूध के अंदर जो पानी होता है या फिर बाकी चीज होती है वो भी लिक्विड फॉर्म में ही होती है। इस तरह के कोलाइड को हम बोलते हैं इमल्शन। सबके बच्चों अलग अलग नाम है। गैस है उसके अंदर लिक्विड घुला हुआ है तो उसको हम बोलेंगे एरोसोल। गैस के अंदर सॉलिड घुला हुआ है तो उसको भी हम एरोसोल बोलेंगे, एग्जाम्पल आप याद कर लेंगे। लिक्विड के अंदर गैस घुली हुई है तो उसको हम फोम बोलेंगे। लिक्विड के अंदर लिक्विड घुला हुआ है तो उसको हम इमल्शन बोलेंगे। इमल्शन को हम पायस बोलते हैं हिंदी में। लिक्विड के अंदर अगर सॉलिड घुला हुआ है तो उसको हम बोलेंगे सोल, जैसा मिट्टी, कीचड़, मड माने कीचड़ को देखने को मिलता है। लिक्विड होता है उसके अंदर मिट्टी के कण होते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक दवाई होती है जो पेट खराब होने पे ली जाती है। अगला है सॉलिड के अंदर गैस भरी हुई है। आपने फोम का टुकड़ा देखा है जो पिचकता है, उसमें सॉलिड हिस्सा होता है, अंदर छेद होते हैं, उसके अंदर गैस भरी होती है। जब आप पिचकाते हैं तो गैस बाहर निकल जाती है, उसको हम फोम कहते हैं। रबर, स्पॉन्ज या पुमिक स्टोन आपने, जिससे आप बाथरूम में काम में लेते हैं अपने शरीर पर रगड़ने के लिए, मैल उतारने के लिए, उसको हम प्यूमिक स्टोन बोलते हैं। सॉलिड के अंदर लिक्विड भरा हुआ है
जैसे हम जेल बोलते हैं, जैम, जेली, बटर, जो आप घी निकालते हैं, मक्खन निकालते हैं जिसको हम बोलते हैं। बच्चों घी तो नहीं बोलेंगे, इसको मक्खन बोलेंगे। वो इसका एग्जाम्पल है, जिसमें सॉलिड के अंदर थोड़ा सा लिक्विड होता है। दूसरा है सॉलिड के अंदर सॉलिड, ये हमारा हो जाएगा कलर्ड जेमस्टोन। अलग अलग प्रकार के जो पत्थर आते हैं जिनको अंगूठियों में लगाकर या माला के अंदर लगा के पहना जाता है, उनको सॉलिड सोल बोलते हैं। वो इसका उदाहरण है। उसके सॉलिड के अंदर ही सॉलिड के कण उपस्थित होते हैं, इसीलिए उसमें अलग अलग प्रकार के हमें रंग देखने को मिलते हैं। ये बच्चों पार्टिकल्स की साइज दी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। विलियन जो है उसके पार्टिकल की साइज इन्होंने सेंटीमीटर में दी हुई है, 10⁻⁻ सेंटीमीटर है। कोलाइड जो है उनके पार्टिकल की साइज इसमें दी हुई है 10⁻⁻7 और 10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच की है। निलंबन के पार्टिकल्स जो है उसकी साइज इन्होंने दे रखी है 10⁻5 से थोड़ी बड़ी होती है। साइज आपको देखने में भी लग रहा है कि बहुत छोटी है विलियन की, कोलाइड की थोड़ी बड़ी, और सस्पेंशन निलंबन की बहुत बड़ी होती है। अब कोलाइड के गुण देख लेते हैं बच्चों हम। ये एक विषमांगी मिश्रण है। अभी हमने देखा है कि कुछ पदार्थ जो है ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, जो हमारा माध्यम है वो ज़्यादा है और प्रावस्था है वो कम है, इसलिए हम इसको विषमांगी मिश्रण कहते हैं। आंखों से नहीं देख सकते, गोंद के कणों को हम दूध के अंदर जब पानी मिलाया, पानी में दूध मिलाया तो कणों को हम नहीं देख सकते हैं। प्रकाश की किरणों को ये बिखेर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं, इसलिए हमें टिंडल प्रभाव देखने को मिलता है। प्रकाश का पथ जो होता है, उसका पाथ जो है विजिबल हो जाता है। प्रकाश के पथ को विजिबल करने वाली टेक्निक आप एक देख सकते हैं। मान लीजिए एक अंधेरा कमरा है, उसमें खिड़की में एक छोटा सा छेद है, उसके अंदर से जब रोशनी आती है तो आप देख सकते हैं कि जो मिट्टी के कण होते हैं उस रोशनी के अंदर आपको तैरते हुए दिखाई देते हैं। वो जो प्रकाश की किरण कमरे के अंदर आ रही है, मिट्टी के कण की साइज थोड़ी बड़ी होती है, उस प्रकाश के कणों के रास्ते को वो विजिबल कर देते हैं, उनका मार्ग हमें दिखाई देने लग जाता है, क्योंकि जैसे ही प्रकाश के कण उस मिट्टी के कणों से टकराते हैं तो प्रकाश को मिट्टी के कण फैला देते हैं और हमें उस प्रकाश का पाथ मार्ग दिखाई देने लग जाता है। कोलाइड का ये एग्जाम्पल और है। जंगल में जब कोहरे के छोटे छोटे कण हम देखते हैं तो हमें वो तैरते हुए दिखाई देते हैं, जो एक कोलाइडिक कणों का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट गुण जो था कोलाइडिक कणों का, शांत रखने पर, अनडिस्टर्ब रखने पर ये नीचे नहीं बैठते हैं। इनके पार्टिकल्स को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं किसी भी टेक्निक के द्वारा, लेकिन अपकेंद्रीकरण या सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा हम इसके पार्टिकल्स को अलग अलग कर सकते हैं। बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया हुआ टॉपिक समझ में आया होगा। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मैंने चैप्टर 1 की वीडियो भी डाल रखे हैं, उनको भी देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए है, इसलिए मैंने दोनों लैंग्वेज काम में ली हैं। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिल जाएंगे, जो मैं टाइम टाइम पे पोस्ट करती रहूँगी। ऐसे ही मेरे वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू बच्चों।